गन्स एंड गुलाब्स सीजन 1 एपिसोड 1 कहानी की शुरुआत में हम 3 स्कूल स्टूडेंट्स को देखते हैं, गंगा राम, लाल कृष्ण और इकलाख। और वो तीनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को कितना प्यार करते हैं। प्यार साबित करने के लिए गंगा राम और इकलाख अपने हाथ पर अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भी लिखते हैं। तभी हम गुलाबगंज के अफीम खेत के पास बाबू टाइगर नाम के आदमी को देखते हैं और उसे मारने के लिए वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वहाँ पर 4 कट आत्माराम भी आता है और वो अपना छुरी निकालकर 4 बार वार करके बाबू टाइगर को मार डालता है। 4 बार वार किया, इसीलिए 4 कट आत्माराम। गंगा राम जो ये सब छुप कर देख रहा था, वो बाबू टाइगर के पास जाता है और देखते हैं कि उसमें थोड़ी जान बची हुई है, इसीलिए गंगा राम उसे सिगरेट दे देता है और फिर बाबू टाइगर शांति से इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। बाबू टाइगर के अंतिम संस्कार में पूरा परिवार रो रहा था और वहाँ पर हम टीपू को भी देखते हैं जो बाबू टाइगर का बेटा है, लेकिन वो नहीं रो रहा। उसे तो अपने पिता के मरने पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं है और वो बस रोने का ढोंग करता है। फिर वहाँ पर आते हैं गांची जो गुलाबगंज में राज करता है और उसी की यहाँ अफीम की खेती होती है जिससे वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। गांची का बेटा भी है जिसका नाम है छोटा गांची या फिर जुगनू। बाबू टाइगर गांची का राइट हैंड मैन था और उसे जाने का उसे थोड़ा दुख भी है। गांची को लगता है कि ये एक ही आदमी का काम हो सकता है, नावीद, जो गांची का बहुत बड़ा दुश्मन है और दूसरे शहर शेरपुर का रूलर है। गांची एसपी मिश्रा को डांट रहे होते हैं कि उसके आदमी को कोई मार कर चला गया और वो लोग कर क्या रहे थे। और गांची उसे कहते हैं कि हमारे लिए कलकत्ता वाली डील बहुत जरूरी है, इसलिए जल्दी से सुकांतों से बात करना होगा। टीपू अपने पिता के जाने को लेकर काफी रो रहा होता है। अब वो रियल में रो रहा है, ढोंग नहीं कर रहा। फिर हम कहानी के एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है अर्जुन। वो नारकोटिक्स ऑफिसर है और उसे दिल्ली से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है और वो अपने जूनियर से कहता है कि अफीम से जुड़ी सारी फाइल मुझे लाकर देने के लिए। कोलकाता से मिस्टर सुकांतो अफीम डील के लिए गांची से मिलते हैं और सुकांतो को डाउट है कि इतना बड़ा डिलीवरी गांची नहीं कर पाएगा, जिस पर गांची हंसता है और कहता है कि आप बेफिक्र रहिए। सुकांतो उन्हें कहता है कि अगर आप ये डिलीवरी नहीं कर पाए तो मेरे सुपीरियर थोड़े नाराज हो जाएंगे और वो चुन चुन कर आप सभी का सफाया कर देंगे। महीने के एंड तक आप डिलीवरी कर दीजिएगा, यानी कि 31 तारीख तक। फिर वो एडवांस ले लेते हैं और सुकांतो वहां से चला जाता है। फिर हम टीपू को देखते हैं जो एक मैकेनिक है और वो अपने गैरेज में काम कर रहा था। तभी वहां पर टीपू की गर्लफ्रेंड आती है, चंद्रलेखा, जिसका गाड़ी पंचर हो गया था और वो कहने लगती है कि मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। और वो कहती है जब मैं हाई स्कूल में पढ़ती थी तब मुझे कुछ लड़के छेड़ रहे थे, लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझे बचाया। फिर गाड़ी ठीक होने के बाद चंद्रलेखा वहां से चली जाती है। टीपू को उसका दोस्त सुनील कहता है कि चंद्रलेखा को एक लड़का पसंद है, कहीं वो लड़का उसे ले ना जाए, जिस पर टीपू काफी टेंशन में आ जाता है। उसका दोस्त कहता है कि चंद्रलेखा इंग्लिश की टीचर है तो तुझे उसे जाकर इंग्लिश में प्रपोज करना चाहिए, वो मना नहीं करेगी। अब हम क्लास में उन तीनों दोस्त को देखते हैं। लाल कृष्ण को एक लड़की ममता काफी पसंद करने लगी है। फिर क्लास में एक नई स्टूडेंट आती है जिसका नाम है ज्योत्सना। ये देखकर गंगाराम का चेहरा तो खिल उठता है और तीनों लड़के बस क्लास में ज्योत्सना को ही देखते रहते हैं। फिर हम नारकोटिक्स ऑफिसर अर्जुन को देखते हैं जिसे उसके जूनियर ऑफिसर बता रहे होते हैं कि कैसे अफीम के खेत से क्वालिटी अफीम तैयार किया जाता है और वो सभी एक फैक्ट्री में आते हैं जहाँ अफीम की पैकिंग हो रही थी। फिर अर्जुन से मिलने के लिए एसपी मिश्रा आते हैं जो अर्जुन की बहुत तारीफ करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि हम दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। और वो अर्जुन को समझाने लगते हैं कि गुलाबगंज और यहाँ के तौर तरीकों के बारे में जो दिल्ली से बहुत अलग है। लाल कृष्ण अपने घर पर एक लेटर लिख रहा था और वो रेडियो पर इंग्लिश गाने भी सुन रहा था और उसे समझने की कोशिश करता है पर उसे समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर उसका दोस्त गंगाराम आ जाता है और वो लेटर लिखकर उसे दे देता है और बदले में वो पैसा आधा आधा बांट लेते हैं। गंगाराम जाता है टीपू के गैरेज में और उसे वही लेटर दे देता है और वो लेटर कुछ और नहीं बल्कि वही है जो इंग्लिश में टीपू अपनी गर्लफ्रेंड चंद्रलेखा को बोलने वाला है उसे प्रपोज करने के लिए। और ये इंग्लिश में लेटर वो स्टूडेंट से लिखवा रहा है और चंद्रलेखा का नाम सुनकर गंगाराम चौंक जाता है और कहता है कि वो स्कूल वाली चंद्रलेखा टीचर, जिस पर टीपू कहता है हाँ। इसके बाद हम देखते हैं कि इंग्लिश क्लास में चंद्रलेखा बच्चों को पढ़ाने के लिए आती है और यहाँ खुलासा होता है कि गंगाराम की भी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि उसकी इंग्लिश टीचर चंद्रलेखा ही है। ज्योत्सना चंद्रलेखा यानी कि अपने इंग्लिश टीचर से कहती है कि मैं नई ज्वाइन हुई हूँ और सामने टेस्ट भी है और मेरे पास नोट्स भी नहीं है, जिस पर चंद्रलेखा लाल कृष्ण से कहती है कि अपने नोट्स ज्योत्सना के साथ शेयर करना। गांची अपनी डिलीवरी के बारे में काफी चिंता कर रहा था और सोच रहा है कि अगर बाबू टाइगर होता तो डिलीवरी यूं हो जाता। और गांची को उसका असिस्टेंट बताता है कि उनका दुश्मन नवीद एक कॉन्ट्रैक्टर किलर हायर किया है जिसका नाम है 4 कट आत्माराम, जो 4 बार वार करके किसी को भी मार देता है।
अगले दिन गैरेज में चंद्रलेखा फिर से आती है और टीपू अपने दिल की बात इंग्लिश में उसे कहने से काफी घबरा रहा था, जिस पर सुनील काफी नाराज हो जाता है क्योंकि लेटर को लिखवाने में 100 रुपए खर्च हो गए हैं। इसलिए टीपू चंद्रलेखा के पीछे जाता है और उसे अपने दिल की बात कहने वाला होता है, लेकिन वो बस चिट्ठी देकर वापस आ जाता है। वो काफी खुश लग रहा था कि काम हो गया, लेकिन चंद्रलेखा गुस्से में वापस आती है और वो चिट्ठी टीपू के मुंह में फेंक कर मारती है और कहती है कि अब मुझसे कभी मत मिलना। अर्जुन अपने घर आता है और वो घर में अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ रहता है और अर्जुन अपनी वाइफ को कुकिंग में मदद करता है, लेकिन उसकी बीवी कहती है मदद करने की जरूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो। मगर अर्जुन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होने की वजह से उसकी वाइफ के स्किन केयर बिजनेस को काफी नुकसान हुआ है, जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि इस बारे में हम बात नहीं करेंगे प्लीज। फिर वहाँ पर अर्जुन की बेटी आती है जो कोई और नहीं बल्कि ज्योत्सना है। घर पर बार बार किसी का कॉल आ रहा था। ज्योत्सना की माँ उसे कहती है कि किसी को अपना नंबर मत देना। फिर और एक बार फोन आता है और अर्जुन कॉल उठाता है, जिस पर एक लड़की अर्जुन से कहती है कि तुम मुझे मिस नहीं करते। ये आवाज सुनकर अर्जुन चौंक जाता है और कॉल रख देता है। गुलाबगंज और शेरपुर के बीचों बीच एक बार है जहां छोटा गांची यानी कि जुगनू ड्रिंक करने के लिए जाता है। वहां पर एक आदमी जुगनू को अपना शादी का इनविटेशन कार्ड देता है, जिस पर छोटा गांची कहता है कि शादी करने की क्या जरूरत है, जो करना है वो तो बिना शादी के भी हो जाता है। ये सुनकर दूसरे साइड से शेरपुर के लोग मजाक उड़ाने लगते हैं कि गुलाबगंज के लोग औरतों को संतुष्ट नहीं कर पाते, जिस पर दोनों जगह के गुंडों के बीच कहासुनी हो जाती है और वो एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। टीपू अपने ब्रेकअप का दुख मना रहा था। अर्जुन होटल मयूर पहुंचता है किसी से मिलने के लिए। शेरपुर से नवीद के 2 लोग पहुंच जाते हैं टीपू के गैरेज में अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए, क्योंकि छोटा गांची उनके गाड़ी में दारू डाल देता है। पर उनमें से मनीष नाम का जो आदमी है वो टीपू को पहचान लेता है कि वो बाबू टाइगर का बेटा है और पूछने लगता है कि आखिर वो कैसे मरा, जिस पर टीपू बात नहीं करना चाहता, पर मनीष जबरदस्ती पूछते ही रहता है और गुस्से में आकर टीपू मनीष के मुंह में पाना घुसाकर मार डालता है और दूसरा भी वहां से भाग जाता है, लेकिन टीपू उसे भी नहीं छोड़ता। उसके पीछे वो भागता है और उसे भी पाना से मार डालता है। अब एपिसोड 2 में टीपू का दोस्त बहुत ज्यादा घबराया हुआ है कि टीपू ने पाने से 2 लोगों को मार डाला। दोनों डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहे होते हैं और बॉडी को पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं और उनके गाड़ी को भी। इसके बाद हम देखते हैं 4 कट आत्माराम को, जो रास्ते में बैठे हुए एक आदमी के पास रुकता है और वो आदमी उसे 1000 रुपए में शेर के दांत का बना हुआ लॉकेट देने की बात करता है, जिस पर आत्माराम बस 100 रुपए देता है और वो आदमी उसे लॉकेट पहना देता है और कहता है कि जब तक तुम्हारे गले पर ये है कोई दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आत्माराम अपने दोनों आदमी से पूछता है कि आखिर मनीष और उस दूसरे आदमी को किसने मारा, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि शायद कोई मैकेनिक है। फिर हम देखते हैं कि अर्जुन उस रात होटल में यामिनी नाम की लड़की से मिलने के लिए गया था। अर्जुन उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वो कहती है मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। अर्जुन उसे पूछता है कि तुम यहाँ सच में बताओ क्यों आई हो, तुम किसी के पीछे भागने वाली में से नहीं हो। यामिनी उसे कहती है इस नंबर पर कॉल करना। तो वहीं प्रेजेंट में यामिनी ने उसे जो कागज दिया था वो उसे जला देता है। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए टीपू और सुनील पहुंचते हैं मंदिर पूजा करने के लिए और पंडित उन दोनों से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा पाप है जो तुम लोग धोना चाहते हो, जिस पर दोनों किसी तरह बात छुपाने की कोशिश करते हैं कि अरे भगवान को तो सब कुछ पता है, आपको बताने की क्या जरूरत है। सुनील कह देता है कि कल रात टीपू ने 2 लोगों को भगवान के पास पहुंचा दिया, जिसके बाद दोनों मंदिर के अंदर जाकर पूजा करते हैं और उनके जाने से पहले पंडित उन्हें एक लॉकेट बेचने की कोशिश करता है ताकि उन दोनों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिले अपने दुश्मनों से और 50 रुपए में टीपू लॉकेट खरीद लेता है। उस समय 50 रुपए में 5 लीटर पेट्रोल आ जाएंगे। गांची को देखते हैं जो पहुंचते हैं अर्जुन से मिलने के लिए और गांची अर्जुन से कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आए हैं हमारे मेहमान बनकर, इसीलिए आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बस मुझे आवाज लगा दीजिएगा। अर्जुन कहता है कि मैं तो बहुत सिंपल सा आदमी हूँ, मुझे और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, जो मेरे पास है बहुत है। गांची ये सुनकर अर्जुन से कहते हैं कि आपको एसपी मिश्रा से मिलना चाहिए, वो भी आपकी तरह बातें करते थे, लेकिन समय के साथ उनकी भी जरूरतें बढ़ने लगी और इनडायरेक्टली अर्जुन उन दोनों से कह देता है कि वो गांची से किसी भी चीज की मदद नहीं लेने वाला, तो वो इन रिटर्न अर्जुन से मदद की एक्सपेक्टेशंस तो ना ही रखें। अर्जुन और सुनील जाते हैं गांची से मिलने के लिए, लेकिन गांची का आदमी काफी खुश हो जाता है जब उसे पता चलता है कि टीपू ही वो आदमी है जिसने शेरपुर के 2 लोगों को मार डाला। अब तो वो स्टार बन गया है। गांची का ब्लड प्रेशर हाई है, जिस पर डॉक्टर उसे कहते हैं खुद का ख्याल रखने के लिए। तभी गांची टीपू और सुनील से मिलता है और छोटा गांची जानना चाहता है कि आखिर टीपू ने उन दोनों को कैसे मारा, जिस पर वो कहने लगता है 10 इंच के पाना से। यहाँ टीपू काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था, जैसे उसने कुछ अचीव कर लिया हो। गांची
टीपू से कहता है कि तू अपने पापा की तरह हमारे साथ काम क्यों नहीं करता। टीपू कहता है मुझे ये सब मारधार करना पसंद नहीं। टीपू बस इतना ही चाहता है कि उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ना हो और गांची सब कुछ संभाल ले। स्कूल में यूनिट टेस्ट का रिजल्ट निकल जाता है और गंगाराम फिर से फेल हो गया, जिस पर चंद्रलेखा उन्हें डांट लगाती है। और इस साल की टॉपर ज्योत्सना है, जिस पर सभी चौंक जाते हैं क्योंकि हमेशा लाल कृष्ण टॉप करता था, लेकिन इस बार वो सेकंड आया है। और ज्योत्सना की वजह से उसे क्लास के लीडर वाला बैच भी उसके हाथ से निकल जाता है और वो बैच ज्योत्सना को मिल जाता है। टीपू अपने दोस्त के साथ चंद्रलेखा के बारे में बात करता है और सोचता है कि आखिर वो उसके साथ गुस्सा कैसे हो सकती है, जरूर लेटर में कुछ तो गलत लिखा हुआ है। इसलिए वो जाते हैं अपने दुकान में एक दूसरे मैकेनिक से बात करने के लिए और वो लेटर को पढ़ता है और कहता है कि लेटर का मीनिंग बहुत ही गंदा है और ये जानकर टीपू बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो जाता है गंगाराम के पास और गुस्से में पूछता है कि ये सब तूने क्या लिखा, किसने लिखा ये लेटर। लाल कृष्ण देखता है और कहता है कि मैंने जो लेटर लिखा था ये तो वो नहीं है। ये सुनकर गंगाराम कहने लगता है कि चंद्रलेखा सिर्फ मेरी है और मैं उसे किसी को होने नहीं दूंगा। ये सब सुनकर टीपू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो फ्री में लाल कृष्ण से दोबारा लेटर लिखवाता है, लेकिन लाल कृष्ण कहता है कि जब तक मैं कोई रोमांटिक गाना सुनूंगा नहीं, मैं लव लेटर नहीं लिख पाऊंगा। अर्जुन पता करता है कि उनके फैक्ट्री में हर साल 3 टन अफीम प्रोसेस किया जाता है, लेकिन यहाँ जितना बड़ा खेत है दिखने में लगता है कि इसके हिसाब से 10 से 12 टन अफीम प्रोड्यूस होते हैं। तो सवाल है कि बाकी के अफीम जा कहाँ रहे हैं, जिस पर एक ऑफिसर अर्जुन को समझाते हैं कि यहाँ 2 शहर है, गुलाबगंज और शेरपुर, जिसे 2 बड़े गैंग्स कंट्रोल करते हैं और जितने भी किसान हैं उनको भी यही 2 गैंग्स कंट्रोल करते हैं। सरकार किसान से 600 रुपए पर किलो अफीम खरीदती है, तो वहीं ये गैंग वाले 1 किलो के लिए 10 से 15 हजार रुपए देते हैं। अब लाल कृष्ण रेडियो पर अंग्रेजी गाने सुनते हुए लव लेटर लिखना शुरू करता है, तो वहीं गंगाराम को पनिशमेंट मिलता है और वो हाथ उठाकर खड़ा है। आखिर में लेटर लिखना खत्म होता है और लाल कृष्ण उसमें अपनी बहन का परफ्यूम छिड़क देता है, जिससे टीपू काफी खुश हो जाता है। इसके बाद टीपू जाकर चंद्रलेखा से मिलता है और उसे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने वो लेटर नहीं लिखा, बल्कि पैसे देकर मैंने किसी और से लिखवाया था। ये सुनकर तो वो और भी गुस्सा हो जाती है और टीपू उसे लेटेस्ट लिखा हुआ लेटर दे देता है और चंद्रलेखा उसे कहती है कि तुम लेटर नहीं लिख सकते और इंग्लिश में ही लिखना है, ये जरूरी थोड़ी है। और चंद्रलेखा वहाँ क्लियर कर देती है कि मैं और तुम बहुत अलग हैं। तुम अपने दुकान में काम करके खुश हो, लेकिन मुझे अपने करियर में और आगे जाना है। अर्जुन से एक आदमी मिलता है और वो कहता है कि आप मुझे कॉल करने वाले थे, लेकिन आपने किया नहीं। वो लड़की ने आपको नंबर तो दिया होगा। जब आदमी अर्जुन से कहता है कि कोई आपसे मिलना चाहता है, लेकिन अर्जुन गुस्से में उसे कहता है यहाँ से निकल जाने के लिए, जिस पर वो आदमी अर्जुन के परिवार के बारे में कहने लगता है और कहता है कि मैंने आपकी बीवी को एक एनवलप भेजा है जिसमें आपके बहुत अच्छे अच्छे तस्वीर हैं और अगर आपकी बीवी को वो मिल गया तो अच्छा नहीं होगा आपके साथ। इसके बाद तुरंत अर्जुन अपने घर के लिए निकलता है, तो वहीं घर में काम करने वाली लेटर्स लेकर अर्जुन की बीवी को दे देती है, लेकिन जैसे ही वो एनवलप को खोलती है अर्जुन वहां पहुंचकर वो एनवलप ले लेता है और एनवलप के अंदर उसे यामिनी और उसके प्राइवेट फोटोज मिलते हैं, जिसे देखकर अर्जुन परेशान हो जाता है। अगली सुबह चंद्रलेखा टीपू के गैरेज में जाती है और उसे माफी मांगती है कि कल मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, और वो टीपू से पूछती है क्या शेरपुर के उन दोनों लोगों को तुमने ही मारा, और वो कहने लगता है नहीं नहीं मैंने नहीं मारा। लेकिन चंद्रलेखा को पता है कि ये टीपू नहीं किया है और पूछती है तुमने कैसे मारा, और वो कहता है एक पाने से, जिस पर चंद्रलेखा काफी इम्प्रेस होती है और वो कहती है कि अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते तो काफी गर्व महसूस करते तुम पर। गांची डिलीवरी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि 7 गुना ज्यादा उन्हें माल इकट्ठा करना होगा, और ये सब कम परेशानी नहीं है कि अब नारकोटिक्स ऑफिसर उनके पीछे आ गया है और वो अपने बेटे से पूछते हैं कि तुम्हें इन सब में कुछ कहना नहीं है, इतना बड़ा डील होने वाला है, बेटे होने के नाते तुम्हारा कोई फर्ज बनता है कि नहीं। जिस पर जुगनू फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि जो बन पड़ रहा है कर तो रहा हूँ। गांची कहता है कि 3 शादी और 4 बेटी करने के बाद तुम पैदा हुए, और अपने बेटे को वो समझाता है कि तुम गुलाबगंज के अफीम किंग के एक लौते वारिस हो। गांची कहता है कि शायद मेरे पास एक प्लान है। फिर वो जाता है टॉयलेट करने के लिए, लेकिन जैसे वो ऊपर चढ़ता है लकड़ी का बना हुआ प्लेटफॉर्म टूट जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है। अर्जुन की बीवी देखती है कि अर्जुन फिर से सिगरेट पीने लगा है और वो पूछती है कि क्या हुआ। अर्जुन कहता है कि इस शहर में बहुत गंदगी है और उसके बारे में मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। अर्जुन जाता है और उस आदमी को फोन करता है जो उसे सुबह मिला था और पूछता है कहाँ मिलना है। तो वहीं रात को सुनील और टीपू फिल्म देखकर बाहर आते हैं और वो घर जा रहे थे, लेकिन उनके पीछे शेरपुर के गुंडे पड़ जाते हैं और उनके पीछे आत्माराम भी आने लगता है जो अपने किलिंग स्टाइल के लिए काफी मशहूर है। आत्माराम सुनील को पकड़ लेता है और आत्माराम अपने स्टाइल में सुनील को
मार डालता है और बेबस होकर दूर से टीपू अपने दोस्त को मरता हुआ देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस वहां से भाग जाता है। एपिसोड 3 में टीपू अपने दोस्त के घर पर देखता है कि पूरा परिवार सुनील के मरने का मातम मना रहा था। फिर वहां सुनील के दोनों जुड़वा भाई आकर रोने लगते हैं। तो वहीं गांची को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और डॉक्टर सभी को कहते हैं बाहर जाने के लिए क्योंकि ये आईसीयू है और गांची कोमा में है और कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कब कोमा से बाहर आएगा। अर्जुन जाकर जेल में प्रताप से मिलने जाता है और वही है जो अर्जुन से मिलना चाहता था और वो कहने लगता है कि उसे स्कैम में फंसाया गया था क्योंकि असली भागीदार तो उसके साथी लोग थे जो कांड करने के बाद भी खुले घूम रहे हैं और फंस गया है प्रताप। और ये सब कुछ अर्जुन जानता था लेकिन फिर भी उसने प्रताप को फंसाया। अर्जुन कहता है कि मुझे केस से निकाल दिया गया था, मैं करता भी क्या। प्रताप कहता है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर था, इसके बावजूद मैं अभी जेल में बंद हूँ, मेरा करियर, रेप्यूटेशन सब कुछ खत्म हो गया। और प्रताप ने ही यामिनी को अर्जुन के करीब भेजा ताकि यामिनी का इस्तेमाल करके प्रताप अर्जुन को ब्लैकमेल कर सके और वो उसके परिवार को खत्म कर देना चाहता है। नवीद आत्माराम को कॉल करता है और उसे कहता है कि काम कहाँ हो रहा है, मैंने तुझे पैसे किस काम के लिए दिए हैं। वो उसे कहता है कि आकर फेस टू फेस मिलने के लिए। जुगनू निर्मल से मिलता है जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है और उसे बता देता है कि गांची हॉस्पिटल में एडमिट है और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसके सिर आ गया है। फिर जुगनू वहां पर निर्मल की बीवी को देखता है और उसके साथ वो फ्लर्ट करने लगता है जिससे वो काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो उसे अपने पास बैठकर खाना खाने के लिए कहता है और वो उसे वेडिंग गिफ्ट में सारी गिफ्ट करता है और सॉरी कहता है कि वो वेडिंग में नहीं आ सका। सुबह चंद्रलेखा टीपू से मिलने के लिए पहुंचता है और उसे भी बहुत दुख है कि उसका दोस्त अब नहीं रहा। टीपू को अफसोस है क्योंकि वो लोग तो टीपू को मारने के लिए आए थे लेकिन सुनील की क्या गलती थी। आखिर में उसे अब एहसास होने लगता है कि वो अपने पिता जैसा बनने लगा है जिसकी वो कभी रिस्पेक्ट नहीं करता था। आत्माराम ने नवीद से मिलता है और नवीद जानना चाहता है कि आखिर अभी तक बाबू टाइगर का बेटा जिंदा क्यों है, लेकिन आत्माराम वहां से चला जाता है ये कहकर कि ये सारी बातें तो फोन पर भी हो सकती थी। कांची के घर में एक आदमी पहुंचता है और जुगनू और महेंद्र उन लोगों से बातें कर रहे थे और वो बात छुपाने की कोशिश करते हैं कि गांजी हॉस्पिटल में एडमिट है और यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। और वो आदमी भी जुगनू और महेंद्र से कहता है कि कोलकाता वाले सुकांतो ने जो कहा वो सही है, अगर आप लोगों से काम नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। जुगनू काफी रिलैक्स लगता है और कहता है कि महीने के एंड तक काम हो जाएगा। उन लोगों के जाने के बाद जुगनू महेंद्र के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि आखिर वो इतना सारा माल जुगाड़ कहाँ से करेंगे, जिस पर महेंद्र कहता है कि किसान बहुत कम है और इतना माल जुगाड़ करना नामुमकिन है। फिर जुगनू कहता है कि तो फिर हमें सरकारी स्टॉक उठा लेना चाहिए। महेंद्र कहता है कि सरकारी स्टॉक को कभी कोई हाथ नहीं लगाता, पर जुगनू उसे समझाता है कि ऐसा करना ही होगा और कोई चारा भी तो नहीं है। शेरपुर के गुंडे यहाँ पता कर लेते हैं कि उनके सबसे बड़े दुश्मन गांची हॉस्पिटल में एडमिट है, जो आत्माराम नवीद को बता देता है। अर्जुन गुस्से में जाता है यामिनी के पास और उसे पूछता है कि तुम यहाँ प्रताप के कहने पर काम कर रही हो, आखिर क्यों? जिस पर यामिनी कहने लगती है कि प्रताप ने मेरी जान बचाई है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और वो अर्जुन से कहती है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक असाइनमेंट थे, लेकिन सच बात तो ये है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली तब से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो वहीं क्लास में ममता एक प्यार भरा लेटर लाल कृष्ण को देती है जिससे इकलाक को जलन होने लगती है क्योंकि वो भी ममता को पसंद करता है। तो वहीं क्लास को मॉनिटर कर रही होती है ज्योत्सना और तीनों लड़कों को कहती है चुप रहने के लिए, लेकिन गंगाराम उसका मजाक उड़ाता है और गुस्से में ज्योत्सना ब्लैक बोर्ड पर तीनों लड़कों का नाम लिख देती है, जिस पर लाल कृष्ण काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो टॉपर है और उसका नाम ब्लैक बोर्ड पर कोई नहीं लिख सकता। फिर टीचर आकर तीनों को पनिशमेंट देते हैं और वहां पर प्रिंसिपल आकर स्कूल के टॉपर को देखते हैं और वो काफी डिसअपॉइंट होते हैं और गंगाराम को एक खींच कर लगाते हैं। तो वहीं टीपू अब हमेशा के लिए गुलाबगंज छोड़ना चाहता है क्योंकि अगर वो यहाँ रहा तो वो अपने बाप की तरह राक्षस बन जाएगा। लेकिन जब वो बस में ट्रैवल कर रहा होता है तो वो आत्माराम को देखता है। ये देखकर वो बस से उतर जाता है और उसके अंदर बदले की आग जलने लगती है और वो सुनील का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो पहुंचता है जुगनू से मिलने के लिए और कहता है कि वो अब गांची के लिए काम करना चाहता है और वो अपने दोस्त सुनील के मरने का बदला लेना चाहता है। जुगनू से पूछता है तुमने क्यों कुछ नहीं किया, वो तुम्हारा दोस्त था, तुम्हें तो कुछ करना चाहिए था। जुगनू से आगे बताता है कि ये काम आसान नहीं होने वाला, काफी हिम्मत और वफादारी दिखानी होगी और वो टीपू पर भरोसा करके उसे कह देता है कि गांची हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी सेफ्टी तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपनी जान पर खेलकर तुम्हें उन्हें बचाना होगा। टीपू बंटी के साथ जाता है उसी बार में दारू पीने के लिए और वहाँ उसे सुनील का जुड़वा भाई मिलते हैं और वहाँ पर टीपू रोने लगता है और खुद पर दोष डालता है कि उसी के वजह से सुनील की जान गई और कसम खाता है कि वो आत्माराम को नहीं छोड़ेगा।
नारकोटिक्स वालों को भी पता चल जाता है कि गांची हॉस्पिटल में एडमिट है और वो लोग नवीद के बारे में बात करते हैं कि वो भी पहले गांची के लिए काम करता था, लेकिन उसके अरमान कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगे और जब जुगनू पैदा हुआ तो नवीद को लगा कि उसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए आज वो इतना बड़ा डॉन बन गया है और वो जरूर गांची के हॉस्पिटल में होने का फायदा जरूर उठाएगा। और अगर उन्हें पूरे अफीम के बिजनेस को टेक ओवर करना है तो इस समय से अच्छा और कोई समय नहीं होगा। जुगनू और उनके लोगों को भी पता चल जाता है कि गांची के हॉस्पिटल में होने की खबर अब सबको पता चल गया है और इससे उनकी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि ये खबर बाहर आई कैसे। गंगाराम एक दीवार पर ज्योत्सना के गंदे ड्राइंग्स बना रहा था जिस पर लाल कृष्ण कहता है ऐसा नहीं करने के लिए, लेकिन गंगाराम कहाँ रुकने वाला था। जुगनू हॉस्पिटल पहुंचता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि आखिर उसके पापा कोमा से बाहर कब आएंगे और ये खबर बाहर गई कैसे। लेकिन वो डॉक्टर जुगनू को छोटा समझकर उसे सीरियसली बात नहीं करता और उसकी बातों को वो सीरियसली लेता ही नहीं और कहता है कि तुम घर जाओ, जब तुम्हारा मूड ठीक होगा तब हम बात करेंगे। और जैसे वो वहां से जाने वाला था, जुगनू गुस्से में डॉक्टर को पकड़ के पीछे धक्का दे देता है और डॉक्टर गिरकर उसके गले में एक कांच का टुकड़ा घुस जाता है जिससे वो वहीं मर जाता है। जुगनू बहुत मर जाता है, लेकिन उसके लोग जुगनू को बधाई देते हैं कि ये आपका फर्स्ट मर्डर है। एपिसोड 4 में आधी रात में जुगनू अपने दोस्त निर्मल के घर जाता है और उसे बताता है कि आज उसने गलती से क्या कर दिया। उसने एक डॉक्टर की जान ले ली जो वो नहीं करना चाहता था। जुगनू काफी अकेला फील कर रहा था क्योंकि उसके पापा भी हॉस्पिटल में हैं, घर भी काफी खाली है, इसीलिए वो अपने दोस्त निर्मल से कहता है उसके घर आ जाने के लिए कुछ दिन के लिए। अगले दिन अर्जुन पहुंचता है उसी बार में जो गुलाबगंज और शेरपुर के बॉर्डर पे पड़ता है। टीपू अर्जुन को देख रहा होता है जो बॉर्डर के बीचों बीच अपना खटिया लगाकर बैठ जाता है और उन दोनों ऑफिसर की नजर जाती है टीपू पर और वो दूसरा ऑफिसर राम प्रसाद अर्जुन को बताने लगता है कि उसका नाम टीपू है। दिखता बहुत भोला है, लेकिन उसने एक पाने से 2 लोगों को मार डाला, तब से उसका नाम पाना टीपू पड़ गया है। ऑफिसर अर्जुन को बताते हैं कि हाल ही में गांची का सुकांतो के साथ एक डील हुआ है। सुकांतो एक बहुत बड़े गैंग के लिए काम करता है जो कोलकाता में रहते हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा डील है गांची के लिए, इसीलिए नवीद हाथ धोकर गुलाबगंज के पीछे पड़ा हुआ है और ये सोचकर कि ये सही टाइम है एक्शन लेने का। अर्जुन उस ऑफिसर से कहता है कि जितने भी फार्मर इल्लीगली अफीम खेती करते हैं उनकी लिस्ट मुझे चाहिए। एसपी मिश्रा आकर जुगनू पर चिल्लाते हैं कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि वो किसी को भी मार सकता है और वो बच निकलेगा। महेंद्र मिश्रा से कहते हैं कि थोड़ा कंट्रोल में रहिए और कहते हैं कि थोड़ा संभाल लीजिएगा, लेकिन जुगनू मिश्रा से कहता है कि आप अपने औकात में रहिए क्योंकि आप सिर्फ कमीशन पे काम करते हैं, तो उसी तरह बात करिए। मिश्रा और भड़क जाता है। महेंद्र जुगनू को समझाता है कि मिश्रा जरूरी आदमी है। ज्योत्सना दीवार पर बने अपनी भद्दी ड्राइंग देखती है और इस ड्राइंग को लेकर उसका स्कूल में मजाक भी उड़ने लगता है, लेकिन ममता उसके पास जाकर बैठती है और उसे संभालती है। उस दिन घर जाते वक्त लाल कृष्ण ज्योत्सना से बात करता है और दोनों पैदल घर जाते हैं और वो ज्योत्सना से कहता है कि तुम अपने पापा को इस बारे में क्यों नहीं बताती, जिस पर ज्योत्सना कहती है कि ये सब तो मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। ज्योत्सना लाल कृष्ण को गुड बाय कहती है और कहती है कि तुम मेरे यहाँ एक लौते दोस्त हो। टीबू गांची पर नजर रखने के लिए हॉस्पिटल में आईसीयू के सामने बैठा होता है। तभी वहां पर वो चंद्रलेखा को देखता है जो अपने पापा का मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल आई है, लेकिन लाइन बहुत लंबी है। ये देखकर टीपू चंद्रलेखा की मदद करता है और जल्दी से टेस्टिंग के लिए उन्हें भेजता है ताकि चंद्रलेखा और उसके पापा को इंतजार न करना पड़े। चंद्रलेखा काफी इंप्रेस होती है क्योंकि टीपू अब गैंगस्टर बन गया है। अगली सुबह अर्जुन और पूरी नारकोटिक्स टीम अफीम के खेत के पास पहुंच जाती है रेड मारने के लिए। वहां फार्मर ऑफिसर्स को रोकते हैं, लेकिन अर्जुन उनसे सवाल करता है कि यहाँ तुम लोग 100 एकड़ में अफीम की खेती करते हो और सरकार तुम्हें परमिशन देती है सिर्फ 30 एकड़ में खेती करने की, और तुम सवाल हमसे कर रहे हो कि तुम्हें रोका क्यों जा रहा है। इसके बाद अर्जुन सारे प्रोडक्शन को अपने साथ ले जाता है और ये देखकर एसपी मिश्रा अर्जुन से कहते हैं कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, मैंने तुमसे कहा था सिस्टम को मत बिगाड़ना और बिना वारंट के तुम खेत पर नहीं रेड मार सकते। अर्जुन कहता है कि वो ये सब इल्लीगली काम कर रहे हैं, अरेस्ट तो हमें करना ही था। मिश्रा कहता है कम से कम अख्तर नाम के किसान को छोड़ दो। अर्जुन अख्तर को छोड़ने का परमिशन दे देता है, लेकिन जब मिश्रा कहते हैं कि तुम्हें जितने भी अफीम को तुमने सीज किया है उसे भी जाने दो, अर्जुन कहता है कि उसने सारे डॉक्यूमेंट्स हेडक्वार्टर को फैक्स कर दिया है तो वो ये नहीं कर सकता। मिश्रा अर्जुन को कहता है कि अपनी फैमिली के बारे में सोचो, मेरी बात को हल्के में मत लेना, और वो वहां से चला जाता है। लाल कृष्ण और ज्योत्सना अगले दिन एक लाइब्रेरी में मिलते हैं और दोनों को ही इंग्लिश नॉवल पढ़ने का शौक है। लाल कृष्ण को नहीं है, पर वो ज्योत्सना के सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करता है। फिर एसपी मिश्रा जाकर नावेद से मिलता है और उसे
उसे बताता है कि जुगनू अब सब कुछ संभाल रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि अगर डिलीवरी सही समय पर नहीं पहुंचा तो सुकांतो उसका क्या हल करेगा। मिश्रा नावीद से कहता है कि अगर तुम सुकांतो से बात करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ये डील तुम्हें मिल सकता है। वो नावीद से कहता है कि तुम बड़ा गेम खेलना चाहते हो तो समय आ गया है। लाल कृष्ण की बहन अपने भाई को नॉवेल पढ़ता हुआ देखकर, वो भी इंग्लिश वाला, ये देखकर वो चौंक जाती है और पूछती है कि तुम कब से ये सब पढ़ने लगे और लाइब्रेरी जाने लगे, किसका जादू चल गया है तुम पर। और वो समझ जाती है कि जरूर दिल्ली वाली लड़की का चक्कर है। रात में जाकर लाल कृष्ण गंगाराम का बनाया हुआ भद्दा सा ड्राइंग दीवार से मिटा देता है। रात में जुगनू और महेंद्र बात कर रहे होते हैं और जुगनू काफी गुस्से में है कि अर्जुन उनके माल को छोड़ नहीं रहा और कहता है कि जाकर वो उसी से खुद बात करेगा। तभी वहां पर उसके लोग आते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने मिश्रा को फोन किया था और वो नवीद से मिला हुआ है। अगली सुबह सुकांतो जाकर नवीद से मिलता है और वो नवीद से भी वही कहता है कि मुझे डर है कि तुम ये डिलीवरी सही समय पर नहीं कर पाओगे। नवीद कहता है कि आपके पास और ऑप्शन ही क्या है, क्योंकि गांची हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन तभी वहां पर जुगनू, महेंद्र और गुलाबगंज के गुंडे पहुंच जाते हैं। वहां पर जुगनू और नवीद एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं और झगड़ा करते हैं, जिस पर सुकांतो कहता है ये सब कहीं और करने के लिए। और वो जुगनू से कहता है कि मैंने तुम्हारे पापा को एडवांस दिया था काम करने के लिए और अब वो कोमा में हैं और नार्कोटिक्स वाले तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों से ये काम हो पाएगा। इसलिए सुकांतो उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों को मिलकर ये काम करना चाहिए, जिस पर वो दोनों बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन सुकांतो को यकीन है कि वो लोग अकेले इस काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहां पर जुगनू कुछ ज्यादा ही बोलने लगता है कि मेरे पापा ने ही ये डील लिया है तो वो जरूर ये काम करेंगे, जिस पर सुकांतो उसे बाहर लेकर जाता है और अपने गुंडे से उसे पिटवाता है और कहता है कि हम लोगों को मत सिखाओ कि तुम लोग क्या कर सकते हो। और वो जुगनू को इतना उछलता हुआ देखकर सुकांतो से कहता है कि अब तुम्हें ही वो डिलीवरी महीने के अंत तक पहुंचाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अर्जुन हर दिन किसान के जमीन पर जाकर रेड मारता है और टीपू अपने साथी के साथ शेरपुर जाता है आत्माराम को ढूंढने के लिए। तो वहीं नवीद नारकोटिक्स ऑफिस पहुंच जाता है और अर्जुन से कहता है कि आपको हमारा सारा माल छोड़ना होगा और वो उसे पैसे भी ऑफर करता है। लेकिन अर्जुन उसकी बात नहीं सुनता और उन्हें कहता है कि यहाँ से तुम्हें निकल जाना चाहिए। तो वहीं टीपू और बंटी पहुंचते हैं उसी आदमी से मिलने के लिए जिसने आत्माराम को एक लॉकेट दिया था। लेकिन वहां पर आत्माराम के लोग पहुंच जाते हैं और बंटी और टीपू डर के मारे अपना चेहरा ढक लेते हैं। लेकिन मफलर उतर जाने के बाद वो लोग समझ जाते हैं कि ये दोनों गुलाबगंज के हैं। फिर वो सभी गुंडे दोनों पर गोली चलाने लगते हैं और टीपू और बंटी जान बचाकर भागते हैं। फिर आखिर में वो ब्रिज को पार करके गुलाबगंज में एंटर कर जाते हैं और वो शेरपुर के गुंडे उनका पीछा करना छोड़ देते हैं। अर्जुन सुकांतो से मिलता है और अर्जुन सुकांतो से कहता है कि यहाँ इल्लीगली लोग अफीम प्रोसेस कर रहे हैं और मेरे अंडर ये मैं नहीं होने दूंगा। जिस पर सुकांतो कहता है कि मुझे पता है कि आप बहुत ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदारी भी की कोई कीमत होती है। आपको कितना चाहिए? अर्जुन कहता है मुझे पैसों में इंटरेस्ट नहीं है और वो सुकांतो से कह देता है कि आपको जितना स्टॉक चाहिए वो गांची और नवीद के बस का नहीं है और ये सारा इलाका अब मेरे अंडर है। तो वो सुकांतो से कहता है कि आपको सारा माल डिलीवर मैं कर दूंगा। फिर दोनों हाथ मिला लेते हैं और हॉस्पिटल में टीपू देखता है कि आखिरकार गांची कोमा से बाहर निकलने वाले हैं। एपिसोड 5 में अर्जुन प्रताप से मिलता है और अर्जुन प्रताप से कहता है कि वो उसकी लाइफ थोड़ी आसान कर सकता है उसे पैसे देकर। फिर दोनों हिसाब करने के लिए बैठ जाते हैं कि 12 साल की नौकरी अभी भी प्रताप की बाकी थी, तो उसके हिसाब से अर्जुन को प्रताप को कितने पैसे देने होंगे। तो वहीं जुगनू हॉस्पिटल पहुंच जाता है लेकिन गांची को होश नहीं आया है। डॉक्टर कहते हैं कि फिलहाल उनकी पहले से कंडीशन अच्छी है, इसीलिए पैरों में थोड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है और ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। जुगनू अर्जुन से जाकर बात करना चाहता है और सच कहा जाए तो जुगनू बस अपने पापा को प्राउड फील कराना चाहता है, क्योंकि उसने बस अपने पापा की आंखों में देखा है कि उन्होंने कैसा बेटा पैदा कर दिया। लाल कृष्ण और ज्योत्सना फिर से स्कूल से पैदल घर जाते हैं और वो दिखाता है कि उसने दीवार से ड्राइंग मिटा दिया है। लेकिन लाल कृष्ण कहता है कि शायद म्यूनिसिपैलिटी वालों ने उस ड्राइंग को मिटा दिया होगा, लेकिन ज्योत्सना जानती है कि वो लाल कृष्ण ही था। जुगनू और महेंद्र जाते हैं नारकोटिक्स ऑफिस अर्जुन से मिलने के लिए। पहले तो उन्हें बहुत इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद अर्जुन आता है। महेंद्र अर्जुन को समझा रहे होते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम दोनों अपना अपना काम करते रहते हैं, आपको बीच में टांग लड़ाने की क्या जरूरत है। अर्जुन कुछ बोलने ही वाला था तो बीच में जुगनू बोलता है कि हमें बहुत बड़ी डिलीवरी करनी है, उसका 5% आप रख लीजिएगा। वो अर्जुन के साथ डील करता है कि इसके बाद जितने भी डील होंगे उसमें से 5% आप रख लीजिएगा। अर्जुन हंसते हुए कहता है कि मैंने तेरे बाप के साथ हाथ नहीं मिलाया, तुझे लगता है कि तुझसे मिला लूंगा। जुगनू काफी गुस्से में है तो वहीं टीपू और
चंद्रलेखा जाते हैं डेट पर। वहां पर दोनों बातें करते हैं और चंद्रलेखा को अभी भी अजीब लगता है कि टीपू जैसा शांत आदमी एक गैंगस्टर कैसे बन गया। जिस पर टीपू कहता है कि फायदा क्या हुआ, क्योंकि अभी भी लोग मुझे मेरे बाप के नाम से ही पहचानते हैं। चंद्रलेखा अपने परिवार के बारे में बताती है कि उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा, लेकिन उसके पापा ने उसे हमेशा साथ दिया। उसे जितना पढ़ना था उसके पापा ने उसे पढ़ाया। फिर दोनों आइसक्रीम खाते हैं और वहां से अपने घर चले जाते हैं। जुगनू बिल्कुल पागल हो गया है और वो सरकार वाले स्टॉक पर अपना हाथ डालना चाहता है और अर्जुन को उसकी औकात दिखाना चाहता है, जिस पर महेंद्र उसे रोकता है क्योंकि वो पूरी तरह से सिस्टम को खराब कर देगा। जिस पर जुगनू महेंद्र से कहता है कि अब से यहाँ मेरे तरीके से काम होगा। इसीलिए गुलाबगंज के गुंडे जाकर किसान से जबरदस्ती अफीम का स्टॉक उठाकर ले आते हैं, जिस पर किसान भड़क जाते हैं क्योंकि सरकार को अफीम नहीं मिला तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन गुंडे लोगों को फर्क नहीं पड़ता और उनमें से एक है सूर्यकांत नाम का किसान, जो असली में चंद्रलेखा के पिता हैं। अब ये देखकर चंद्रलेखा गुस्से में टीपू से मिलती है और उसे बता देती है कि तुम्हारे गैंग के लोग मेरे पिता पर हाथ उठाएं और हमारा उगाया हुआ फसल उठाकर वो ले गए हैं। तुम्हें ये सब पता नहीं था। चंद्रलेखा कहती है कि मेरे पिता बहुत छोटे से किसान हैं और वो सरकार के लिए फसल उगाते हैं, तुम प्लीज कुछ करो। अर्जुन देखता है कि उन लोगों ने 10 टन अफीम सीज कर लिया है, जिसके बाद वो सुकांतों को फोन करके कह देता है कि कुछ दिनों में ही आपका सामान डिलीवर हो जाएगा। गंगाराम देखता है कि किसी ने दीवार से ड्राइंग को मिटा दिया है। स्कूल में ज्योत्सना लाल कृष्ण को एक इंग्लिश नॉवल देती है जो एक मिस्ट्री थ्रिलर है और कहती है इसे पढ़ना। फिर वहाँ गंगाराम आता है और उसका किताब वो छीनने लगता है और कहता है ये क्या सब तू अश्लील किताबें पढ़ रहा है, जिस पर लाल कृष्ण कहता है कि जैसा दिख रहा है किताब वैसा है नहीं, तुझे नहीं समझ आएगा। गंगाराम अपने दोस्तों से पूछता है कि दीवार पर से ड्राइंग किसने मिटाया, जिस पर लाल कृष्ण कह देता है कि शायद म्यूनिसिपैलिटी वालों ने साफ कर दिया होगा। गंगाराम देख रहा है कि लाल कृष्ण से कुछ ज्यादा ही ज्योत्सना बातें करती है, क्या उसे ज्योत्सना से बदला नहीं लेना। लेकिन गंगाराम समझ जाता है कि लाल कृष्ण को ज्योत्सना से प्यार हो गया है। टीपू जुगनू से आकर कहता है कि सूर्यकांत सरकारी किसान है और उसके माल को हम नहीं उठा सकते, जिस पर जुगनू को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बंटी कह देता है कि टीपू सूर्यकांत की बेटी चंद्रलेखा से प्यार करता है, लेकिन इसके बाद भी जुगनू माल वापस करने को नहीं मानता। एक नारकोटिक्स ऑफिसर देखता है कि जितना माल उन लोगों ने सीज किया है उनका अभी तक उनके पास कोई रिकॉर्ड है ही नहीं और रिकॉर्ड रखने के लिए उन्हें अर्जुन का सिग्नेचर चाहिए, लेकिन अर्जुन सिग्नेचर करने को राजी है ही नहीं। वो बार बार मना करता है और टाल देता है, जिस पर रामप्रसाद को शक होने लगता है कि आखिर अर्जुन ऐसा क्यों कर रहा है। उस रात अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी मधु 2 औरतों को स्किन केयर ट्रीटमेंट दे रही थी जो गुलाबगंज के बड़े घरों में से बिलोंग करती हैं। और आज अर्जुन काफी अच्छे मूड में है, इसलिए वो अपनी वाइफ के साथ डांस करने लगता है। आत्माराम अपने गुंडों के साथ अस्पताल के सामने पहुंच जाता है गांची को मारने के लिए, इससे पहले वो होश में आ जाए। टीपू और बंटी आईसीयू के बाहर पहरा दे रहे थे, तभी अस्पताल की बिजली चली जाती है और उन दोनों को अस्पताल के बाहर आत्माराम दिख जाता है, जिसे देखकर दोनों की आत्मा कांप उठती है और वो अपने लोगों को सावधान कर देता है कि आत्माराम आ गया है। फिर जैसे ही आत्माराम अपने लोगों के साथ अंदर जाता है 2 शहरों के गुंडों के बीच फायरिंग होने लगती है। अब गोली कम नहीं था कि आत्माराम वहां पर बम फोड़ने लगता है। फिर आखिर में आत्माराम बंटी को पकड़ लेता है और टीपू से कहता है बाहर निकलने के लिए, जो छुपा हुआ था, नहीं तो वो बंटी को मार डालेगा जैसे उसने सुनील को मारा था। और वो काउंटडाउन शुरू करता है, तभी टीपू चुपके से नीचे से आता है और आत्माराम के प्राइवेट पार्ट पर बंदूक तान देता है और कहता है बंटी को छोड़ देने के लिए। आत्माराम बंटी को छोड़ देता है, लेकिन टीपू गोली चला देता है और आत्माराम बच जाता है, पर वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। एपिसोड 6 में अगली सुबह जुगनू हॉस्पिटल में आकर टीपू से मिलता है और वो काफी इम्प्रेस है कि उसने अपनी जान पर खेलकर गांची को बचाया। तो वहीं दूसरा नारकोटिक्स ऑफिसर रामप्रसाद जाकर अर्जुन से बात करता है कि आपने अभी तक रिकॉर्ड क्यों नहीं किया है, जितना माल हम लोगों ने स्टॉक किया है, कोई इसकी खास वजह है। जिस पर अर्जुन कहता है कि कोई खास वजह नहीं है, बस सारा स्टॉक जमा हो जाए उसके बाद हम एंट्री कर देंगे। स्कूल में ज्योत्सना और भी 2 लड़कियां लाल कृष्ण और इकलाक के साथ टिफिन करने के लिए बैठ जाती हैं और गंगाराम बस अकेला बैठकर जलते रहता है। अर्जुन रामप्रसाद को लिफ्ट देता है और उसे बताता है कि जब दिल्ली में वो एज अ डीसीपी पोस्टेड था उसने कुछ पॉलिटिशियंस को 60 करोड़ का स्कैन करते हुए देखा और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अर्जुन कहता है कि हम जैसे ऑफिसर्स बस उन पॉलिटिशियन के कठपुतली हैं। रामप्रसाद पूछता है कि आप कह क्या रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अर्जुन पूछता है कि क्या चोर के घर पे चोरी करना गलत है, और वो साफ साफ कह देता है कि हम लोगों ने जितना अफीम स्टॉक किया है वो सब इलीगल है, वो चोरी का है और मैं वो चोरी का
माल चुराने वाला हूँ और अर्जुन के लिए जरूरी भी है, नहीं तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, परिवार, करियर, रेप्यूटेशन, सब कुछ। जब स्कूल में छुट्टी होती है तो गंगाराम अपने इंग्लिश टीचर चंद्रलेखा से बात करने जाता है और वो अपने टीचर के सामने घर बसाने और शादी करने की बात करता है, जिस पर टीचर कहती है फिलहाल तुम अपने घर जाओ। लेकिन गंगाराम अब नहीं रह पाता और कह देता है कि वो चंद्रलेखा से प्यार करता है और वो हमेशा से अपनी टीचर से प्यार करता था। और जैसे ही वो अपनी टीचर से आई लव यू कहता है, चंद्रलेखा उसे कहती है अब बस करो, अब घर जाओ। गंगाराम कहता है कि आप 2 दिन के बाद भी जवाब दीजिएगा तो भी चलेगा, और वो भाग जाता है। टीपू अपने हाथ पर एक टाइगर का टैटू बनवाता है, तभी उनके सामने एक गाड़ी आती है और उन्हें समझ आता है कि ये तो सुकांतो की गाड़ी है। सुकांतो जाकर अर्जुन से मिलता है, जो काफी इम्प्रेस्ड होता है ये सुनकर कि अर्जुन ने सारा माल जुगाड़ कर लिया है। और उनकी मीटिंग दूर से टीपू और बंटी देख रहे होते हैं। महेंद्र ड्रिंक करते वक्त जुगनू को बता रहा होता है कि तुम्हारी माँ जब प्रेग्नेंट थी तो गांची चाहते थे कि लड़का हो, लेकिन अगर लड़का नहीं होता तो वो ये चाहते थे कि नावीद गुलाबगंज का वारिस बने, लेकिन आखिर में तुम पैदा हो गए। और गांची का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद वो नवीद को इग्नोर करने लगे। इसके बाद जुगनू नवीद को कॉल करता है और उसके साथ एक मीटिंग फिक्स करता है। होटल के पास टीपू को एक नारकोटिक्स ऑफिसर मिलता है, जो टीपू के पापा टाइगर बाबू के साथ काम करते थे। और वो ऑफिसर बहुत पिया हुआ है, इसलिए उसके मुंह से निकल जाता है कि जितने भी माल रेड में उन लोगों ने सीज किया है उनका रिकॉर्ड सरकारी आंकड़ों में है ही नहीं। अर्जुन न्यूज़पेपर में किसी खबर को देखकर काफी परेशान है और इसके बाद वो यामिनी से मिलता है और उसे कह देता है कि हमारा जो भी अतीत था मैं उसे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करता, मैं तुम्हें सच में पसंद करता था और आज के बाद वो दोनों कभी नहीं मिलेंगे। ये कहकर अर्जुन वहां से चला जाता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकलता है वहां उसे वही आदमी मिलता है जिसका नाम है धीरज, जिसने अर्जुन से कहा था प्रताप से मिलने के लिए, लेकिन गुस्से में आकर अर्जुन उसे मुक्का मारकर रास्ते में गिरा देता है। क्लास में ज्योत्सना देखती है कि किसी ने बेंच पर फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए एक ड्राइंग बना दिया है और वो कोई और नहीं बल्कि वही गंगाराम ही है। ये ड्राइंग देखकर लाल कृष्ण गंगाराम से बात करता है कि आखिर तू ऐसा करता क्यों है। लाल कृष्ण गंगाराम से कहता है जाकर सॉरी कहने के लिए, और दोनों में झगड़ा होने लगता है। गंगाराम जैसे तैसे सॉरी कह देता है और वो लाल कृष्ण से भी कहता है तू भी सॉरी बोल, और वो ज्योत्सना से कह देता है कि दीवार पर ड्राइंग हम तीनों ने मिलकर बनाया था, उसमें तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी शामिल था। ये सुनकर ज्योत्सना काफी नाराज होती है क्योंकि लाल कृष्ण ने उसका भरोसा तोड़ा है। आत्माराम अपने 2 लोगों के साथ होटल में खाना खा रहा था, जहां आत्माराम अपने पास्ट के कुछ इंसिडेंट के बारे में बात करता है और उसका एक आदमी पूछता है कि आप अभी तक फटे हुए पैंट क्यों पहने हुए हैं। आत्माराम पूछता है क्यों, कुछ दिख रहा है क्या। फिर वो प्लान बनाने लगते हैं कि वो कैसे टीपू से बदला लेंगे, और वहाँ होटल का मालिक अपने बेटे को पीटता है क्योंकि उसका बेटा कुछ ज्यादा ही मोबाइल पे गेम खेल रहा था। ये देखकर आत्माराम को गुस्सा आता है क्योंकि उसके पिता भी उसे बचपन में बहुत पीटा करते थे। इसलिए आत्माराम होटल का शटर बंद करवाता है और होटल के ओनर को धमकाता है। स्कूल में प्रिंसिपल तीनों लड़कों को सस्पेंड कर देती है और कहती है कि उन्हें अपॉलॉजी लेटर स्कूल को और ज्योत्सना को देना होगा। एसपी मिश्रा अर्जुन से जाकर मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता चल रहा है कि तुम बस ईमानदार होने का ढोंग करते हो, तुम असली में क्या कर रहे हो सब कुछ दिख रहा है। परसों जेल में अर्जुन किससे मिलने गया था ये भी मिश्रा को पता है। अगली सुबह चंद्रलेखा गंगाराम के घर पहुंच जाती है और उसके घर के हाल के बारे में पूछती है क्योंकि उसकी माँ नहीं है और उसके पापा काम से बाहर रहते हैं, कभी कभी वो आते भी नहीं। चंद्रलेखा पूछती है तो फिर खाना कौन बनाता है, जिस पर गंगाराम कहता है कभी कभी मैं बना लेता हूँ, कभी मेरा भाई बना लेता है। चंद्रलेखा टेंशन ले रही है क्योंकि गंगाराम सस्पेंडेड है और सिलेबस बहुत बचा हुआ है, तो वो एग्जाम पास कैसे करेगा। इसलिए वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी पढ़ाई करने में, सिर्फ गंगाराम की ही नहीं बल्कि बाकी दोनों लड़कों को भी वही मदद करेगी। और चंद्रलेखा उसे पूछती है कि उस दिन तुमने जो मुझसे कहा खुद बताओ कि वो सही था कि गलत, जिस पर गंगाराम का सिर शर्म से झुक जाता है और वो कहता है कि मैं गलत था, और वो रोने लगता है और कहता है कि आपको कहने के बाद ही मुझे काफी गंदा महसूस हुआ और मुझे समझ आ गया कि मैंने कितना घटिया काम किया था। चंद्रलेखा उसे कहती है कि रोना है तो रो लो, रोने से दिल हल्का होता है, लड़कों को भी कभी कभी रो लेना चाहिए। जुगनू जाता है नवीद से मीटिंग करने के लिए और उन लोगों ने एक दूसरे के कितने लोगों को मारा है उसके बारे में बात करने के बाद वो दोनों डील के बारे में बात करते हैं और जुगनू साफ साफ कह देता है कि हम दोनों अकेले उस डील को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें एक साथ काम करना चाहिए और आपस में वो 50-50 बांट लेंगे। लेकिन नावीद बस जुगनू का मजाक उड़ाने लगता है। आधी रात में टीपू और बंटी जाते हैं नारकोटिक्स के ठिकाने पर जहां उन लोगों ने स्टॉक रखा था और पावर ग्रिड को खराब करने के बाद दोनों अंदर जाकर 50 किलो का अफीम उठाकर ले आते हैं, लेकिन बाहर उन्हें पुलिस ऑफिसर देख लेते हैं और उन दोनों का वो पीछा करने लगते हैं। टीपू पकड़ा जाता है लेकिन बंटी माल लेकर भाग जाता है और टीपू से अर्जुन मिलता है और उसे पूछता है कि तू तो वही है जिसने 2 लोगों को पाने से मारा था। टीपू बताता है कि वो कांची के लिए काम करता है लेकिन वो ये चोरी खुद के लिए कर रहा था। अर्जुन पूछता है कि किसके लिए।
टीपू बताता है कि एक किसान है सूर्यकांत, उन्हीं के माल को गुंडों ने उठा लिया था, इसीलिए मुझे बस 50 किलो ही चाहिए था। लेकिन अभी भी अर्जुन समझ नहीं पा रहा कि आखिर टीपू ने ऐसा किया क्यों। वो तो गांची के लिए काम करता है, जिस पर टीपू कहता है कि मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं सूर्यकांत की बेटी चंद्रलेखा से प्यार करता हूँ। अगर सूर्यकांत सरकार को स्टॉक नहीं देते हैं तो उनका लाइसेंस छीन जाएगा। अर्जुन उसे पूछता है कि तुम उस लड़की के लिए कुछ भी करोगे। टीपू सिर हिलाकर हाँ कहता है। अर्जुन भी कहने लगता है कि कैसे वो कॉलेज के समय से एक लड़की से प्यार करता था और आखिर में उसने उसी से शादी की। प्यार में लोग ऐसा ही करते हैं, बेवकूफ जैसी हरकतें। इसीलिए वो टीपू को जाने देता है। अस्पताल में गांची को होश आता है तो वहीं टीपू बाहर आकर बंटी से मिलता है और बंटी टीपू को बताता है कि जुगनू नवीद के साथ मिलकर डील पूरा करना चाहता है। टीपू गुस्सा होने लगता है कि वो सभी टीपू के पापा के हत्यारे के साथ हाथ मिला रहे हैं और इन सब में टीपू जुगनू का साथ नहीं देने वाला और वो अपने पापा का बदला भले ले ना सके लेकिन वो सुनील का बदला जरूर लेगा। एपिसोड 7 में गांची के हालत में सुधार आ रहा है, जिस पर महेंद्र काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब वो अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन जुगनू अभी भी नाराज है और कहता है कि मेरे पापा ठीक हो गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं यह रहकर सब कुछ ठीक नहीं कर रहा क्या। महेंद्र जुगनू से कहता है कि अंदर जाकर अपने पापा से बात कर लेने के लिए, लेकिन जुगनू थोड़ा अपसेट हो जाता है कि उसने सारा सिचुएशन बिगाड़ कर रख दिया है। वो अपने पापा से क्या ही बात करेगा। अर्जुन एसपी मिश्रा के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर बड़ा जंप लेना है तो रिस्क तो उठाना होगा और उसे बताता है कि उसने सुकांतों के साथ डील किया है और वो डिलीवरी वो खुद सुकांतों को देने वाला है। और ये सब जानकर मिश्रा को समझ आने लगता है तो इसीलिए अर्जुन ने रिकॉर्ड पर साइन नहीं किया और रिपोर्ट हेड ऑफिस पहुंचा ही नहीं और कहता है कि तुम जो सामने से दिखते हो तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो और दोनों 50-50 कमाने का डील कर लेते हैं। तो वहीं घर पर मधु को अर्जुन के कपड़ों से एक खुशबू आ रही थी जिससे उसके अंदर शक बढ़ने लगता है। तो वहीं जुगनू इमोशनल सपोर्ट के लिए अपने दोस्त निर्मल के पास जाता है। तभी जुगनू को उसके लोग बताते हैं कि मिश्रा ने गवर्नमेंट स्टॉक को वेयर हाउस से निकालकर मंदिर के सामने एक जगह पर उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। जरूर मिश्रा और अर्जुन कुछ प्लान कर रहे हैं। नवीद आत्माराम के ऊपर चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसने पैसे तो ले लिया है लेकिन वो कुछ काम कर ही नहीं रहा, यानी कि उसने अभी तक गांची को नहीं मारा। लेकिन आत्माराम की भी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है और उसे नवीद का चिल्लाना पसंद नहीं आ रहा। और बस क्या होना था, वो अपना फेमस किलिंग स्टाइल से यानी कि 4 बार वार करके वो नावीद को मार डालता है। रात के समय जुगनू और उसके लोग अर्जुन और मिश्रा का अफीम वाला स्टॉक चुराने की कोशिश करते हैं। जुगनू वहां अपने दोस्त निर्मल को भी ले जाता है जो काफी घबराया हुआ था। फिर पुलिस और गुंडों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है और आखिर में पता नहीं क्या सोचकर मिश्रा जुगनू के सामने आ जाता है और जुगनू अपने पापा को अपनी काबिलियत प्रूफ करना चाहता है और वो मिश्रा को गोली मार देता है। फिर वो सभी गोडाउन में आकर देखते हैं कि ये जगह तो खाली है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं। अर्जुन से मिलने के लिए टीपू पहुंचता है और उसे कहता है सूर्यकांत की मदद कर देने के लिए क्योंकि अगर वो अगले महीने सरकार को स्टॉक नहीं दे पाया तो उसका लाइसेंस छीन जाएगा। इसलिए आप बस लिख दीजिए कि वो डिलीवरी कर चुके हैं। अर्जुन ऐसा नहीं करने वाला और कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। टीपू कहने लगता है कि मुझे पता है कि आप क्या करने वाले हैं, आपके और सुकांतों के बीच क्या डील हुआ है मुझे सब पता है। अर्जुन काफी गुस्सा हो जाता है लेकिन टीपू कहता है कि चिंता मत करिए, मैं आपकी तरफ हूँ। गांची को होश आ गया है और जुगनू अपनी काबिलियत साबित करने के लिए कुछ भी करेगा, आपकी फैक्ट्री में रेड भी मारेगा। अब अर्जुन के पास इतना बड़ा फोर्स है नहीं कि वो जुगनू के लोगों से लड़े, इसलिए एसपी मिश्रा को वो फंसाने का सोचते हैं कि एसपी मिश्रा और उसकी फोर्स जुगनू से लड़ेगी। इस बीच टीपू और बंटी गोदाम से सारे स्टॉक साफ कर जाएंगे और यही हुआ था रात में। जब जुगनू मिश्रा को मारकर अंदर जाता है तो गोदाम खाली था जो टीपू साफ कर गया। सारा माल लेकर वो दोनों एक दूर जगह जाकर खड़े होते हैं। इसके बाद वो दोनों सुनील के दोनों जुड़वा भाई के साथ उस होटल में पार्टी करने के लिए जाते हैं जहाँ सुकांतो भी आता है और टीपू उसे बता देता है कि उसने सारा माल कहाँ रखा है। अर्जुन को मधु कॉल करती है क्योंकि बहुत लेट हो गया है और वो कहती है कि ज्योत्सना अभी घर नहीं आई है। टीपू अर्जुन को कॉल करके बता देता है कि काम हो गया और उसके बाद अर्जुन राम प्रसाद से कहता है कि हेडक्वार्टर कॉल करके बता दो कि ट्रक चोरी हो गया है और हमें बैकअप चाहिए। सुकांतो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ ट्रक खड़ा था लेकिन वहाँ उन्हें कोई ट्रक मिलता ही नहीं, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ उन्हें टायर के प्रिंट मिलते हैं। फिर हम कुछ समय पहले के सीन को देखते हैं जब अर्जुन को आत्माराम का कॉल आया था। इसके बाद अर्जुन खुद निकलता है ट्रक को वहां से हटाने के लिए और इस वजह से सुकांतो को ट्रक नहीं मिला। अगली सुबह हम तीनों दोस्तों को देखते हैं और गंगाराम अपने दोनों दोस्तों को सॉरी कह देता है। गंगाराम कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि ज्योत्सना फिर से लाल कृष्ण से बात करने लगे। फिर जब स्कूल की छुट्टी होती है तो लाल कृष्ण ज्योत्सना से मिलता है और उसे अपनी दिल की बात कहने लगता है।
तभी वहाँ पर एक गाड़ी रुकती है और वो लोग ज्योत्सना को पकड़कर ले जाते हैं। लाल कृष्ण उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो गुंडे लाल कृष्ण को भी उठा कर ले जाते हैं और पीछे से गंगाराम उनका पीछा करता है। रास्ते में उन्हें चंद्रलेखा मिलती है और गंगाराम उन्हें बताता है कि कुछ लोग ज्योत्सना और लाल कृष्ण को किडनैप करके ले गए हैं, इसलिए वो भी निकल जाती है उन लोगों के पीछे। रात के समय वो तीनों गुंडों के जगह तक पहुंच जाते हैं। चंद्रलेखा गंगाराम से कहती है जाकर पुलिस बुलाने के लिए, लेकिन वो चंद्रलेखा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। पर वहाँ आत्माराम उन्हें दिखाई देता है और चंद्रलेखा 1 लाख से कहती है तुम्हें जाकर पुलिस को बुलाना ही होगा। गंगाराम अंदर जाकर अपने दोस्तों को छुड़ा लेना चाहता है, जिस पर चंद्रलेखा कहती है कि वो लोग गुंडे हैं, उनके पास बंदूकें होंगी। गंगाराम कहता है बंदूक तो मेरे पास भी है और ये गन किसी और का नहीं बल्कि टीपू के पापा टाइगर बाबू का है। यहाँ में पता चलता है कि अर्जुन माल को वापस लेकर क्यों निकला था, क्योंकि आत्माराम उसे कॉल करके कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, जिंदा देखना चाहते हो तो माल लेकर मेरे यहाँ पर आओ। फिर जब अर्जुन निकलता है तो वो सोच रहा होता है कि आत्माराम आखिर किसके लिए काम कर रहा है, क्योंकि नावीद तो मर चुका है। फिर वो सोचता है कि वो एक ही है जिसे इस डील से कोई फायदा नहीं हो सकता। 8 घंटे पहले के सीन को देखते हैं जब आत्माराम उस ताबीज वाले के पास जाता है और उसे कहता है कि तेरा ताबीज किस काम का, जब मुझे हमेशा खतरा बना रहता है। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुझे कुछ हुआ तो नहीं, यही तो है इस ताबीज की ताकत। और वो उसे एक और ताबीज देता है और कहता है कि ये तुम्हें हर संकट से बचाएगा, इसके लिए सिर्फ लगेंगे 2000 रुपए। लेकिन आत्माराम उसे 100 से ज्यादा नहीं देता। फिर उसे वहाँ पर धीरज मिलता है और वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिसने अर्जुन से कहा था प्रताप से मिलने के लिए। और वो आत्माराम से कहता है तुम्हें मेरे लिए काम करना चाहिए। फिर प्रेजेंट में आत्माराम अपने ठिकाने पर आता है और धीरज उसे कहता है कि अपने लोगों को तैयार रखो, वो पहुंचने ही वाला है। तो वहीं एक गुंडा बाहर चंद्रलेखा और गंगाराम को पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर गंगाराम कहने लगता है कि हम दोनों लवर हैं और प्यार करने के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे। पर दोनों को अंदर लाया जाता है और आत्माराम चंद्रलेखा से पूछता है कि तुम हो कौन, और वो कहती है कि मैं इन बच्चों की टीचर हूँ। गंगाराम अपना बंदूक निकाल लेता है और आत्माराम अपना छुरी निकाल लेता है और कहता है कि आज तक मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं मारा। फिर गंगाराम खुद को बचाने के लिए गोली चलाता है, लेकिन बंदूक बैकफायर होने की वजह से वो खुद गिर जाता है। गोदाम खाली देखकर जुगनू बाहर आता है और देखता है कि उसका दोस्त मर गया है और जुगनू फूट फूट कर रोने लगता है और वो काफी गुस्से में भी है। सुकांतो उसी होटल में पहुंचता है और अर्जुन को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। फिर जैसे ही सुकांतो बाहर निकलता है, जुगनू अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है और वो काफी गुस्से में है क्योंकि उन लोगों ने निर्मल को मार डाला और दोनों का डील हुआ था, लेकिन सुकांतो ने पीठ पीछे अर्जुन से हाथ मिला लिया। वो जुगनू को समझाने की कोशिश करता है और वो चालाकी करके अपना बंदूक निकालता है, जिससे उन लोगों के बीच फायरिंग होने लगती है। जुगनू में जान बचाकर झुक जाता है, लेकिन बाकी के लोग मारे जाते हैं। आत्माराम के ठिकाने पर गंगाराम अभी भी जिंदा है और वो चंद्रलेखा, ज्योत्सना और लाल कृष्णा भाग जाते हैं, लेकिन आत्माराम उन्हें रोक लेता है। पर एक गाड़ी आकर उसे उड़ा देती है और वो उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि टीपू है, जिसे रास्ते में 1 लाख मिला था, जिसने बता दिया था कि चंद्रलेखा और गंगाराम को आत्माराम उठाकर ले गए हैं। फिर आखिर में आत्माराम को उड़ाने के बाद वो सभी भागते हैं और चंद्रलेखा इंप्रेस होती है कि टीपू ने आत्माराम को मार डाला, लेकिन उसके गुंडे अभी भी जिंदा हैं जो टीपू और बंटी पर गोली चलाते हैं। फिर वहाँ पर अर्जुन और रामप्रसाद भी पहुंच जाते हैं और अर्जुन टीपू को वहाँ पर देखकर चौंक जाता है और उसे पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। टीपू अर्जुन से कहता है कि सारे बच्चे सीढ़ी के पास सेफ हैं। अर्जुन अपनी बेटी से मिलता है और सभी वहाँ से निकलते हैं। रामप्रसाद अर्जुन को बताता है कि मैंने धीरज को देखा। अर्जुन सोचता है कि आत्माराम किधर है, तो वहीं चंद्रलेखा उसे बताती है कि वो तो मर गया। रामप्रसाद चंद्रलेखा और बाकी बच्चों को लेकर वहाँ से निकलता है, तो वहीं अर्जुन धीरज का सामना करने के लिए जाता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है और धीरज को भी ये सारा माल चाहिए। तो वहीं टीपू बंटी को अंदर भेजता है और कहता है चेक करने के लिए कि कहीं कोई बचा हुआ तो नहीं है। टीपू गंगाराम के पास बंदूक देखकर पहचान लेता है कि ये तो उसके पापा का है। आखिर में अर्जुन धीरज को मार डालता है, तो वहीं बंटी टीपू को दिखाता है कि आत्माराम अभी भी जिंदा है। टीपू जाता है आत्माराम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए और अपने दोस्त के मरने का बदला लेने के लिए, लेकिन आत्माराम बड़े चालाकी से अपने चाकू से टीपू पर वार करता है और जैसे ही आत्माराम टीपू के करीब आता है, टीपू अपने पापा के बंदूक निकालकर एक बार में ही आत्माराम को मार डालता है। फिर चंद्रलेखा और बंटी अंदर आते हैं और टीपू को लेकर वहां से जाते हैं। टीपू चंद्रलेखा को रिसीट देता है और कहता है कि तुम्हारे पापा को सारा माल लौटा दिया गया है। अर्जुन प्रताप को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तेरा ये खेल नहीं खेलना, तुझे जो करना है कर ले, मैं सारा स्टॉक गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर रहा हूँ। ऑफिस में यामिनी अर्जुन से मिलने के लिए आती है और वो उसे एक एनवेलप देती है जिसमें उन दोनों के प्राइवेट फोटोज के नेगेटिव होते हैं और अब अर्जुन अपना मन बना चुका है कि वो मधु को सब कुछ सच बता देगा। यामिनी उसे समझाती है कि तुम ये सब कर रहे हो अपने वजह से,
थे। तुम अपने वजह से सोच रहे हो कि तुम ही अपनी बीवी को सब कुछ सच बता देना चाहिए, और देखा जाए तो तुम अपना बोझ मधु के ऊपर डाल रहे हो। मतलब कि तुम्हारी गलती का बोझ भी तुम्हारी बीवी ही उठाए और तुम्हें माफी करने का बोझ भी उसके सिर पर ही हो। यामिनी उसे कहती है कि अगर तुम सच में मधु से प्यार करते हो तो ये सोचो कि मधु का फायदा किस में है। जुगनू एक लड़की की तरह तैयार होकर हॉस्पिटल आता है अपने पापा से मिलने के लिए और उन्हें कह देता है कि कोलकाता वाली डील हमारे हाथ से निकल गई है। आपके गैर मौजूदगी में मैंने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन मैं आपकी तरह बन नहीं पाया। जुगनू कहता है कि डील हमें नहीं मिली, पर यह डील किसी और को भी नहीं मिली। इस पर उसके पापा उसे कहते हैं यहाँ से जाने के लिए, पर जुगनू अपने पापा से कहने लगता है कि मैं चाहकर भी आपकी तरह नहीं बन सकता और अब मैं वो बनने की कोशिश करूंगा जो मैं असली में हूँ। और वो अब अपने मर्जी से जीना चाहता है। जिसके बाद वो अपने पापा के ऑक्सीजन मास्क को हटा देता है और गांची छटपटाने लगता है और वो मर जाता है। यानी कि जुगनू हमेशा से ट्रांसजेंडर था और ये बात समझ भी आता है क्योंकि वो अपने दोस्त निर्मल से कुछ ज्यादा ही प्यार करता था। तो वहीं हम देखते हैं कि आखिरी सीन में आत्मा राम अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ गन्स एंड गुलाब्स सीरीज इसी के साथ एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।